आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी 19 और 20 दिसंबर के करंट अफेयर्स रहे हैं उन सभी में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रही है जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक न्यूज़ है, इंडिया पार्टनर्स विद फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट। तो देखिए, एक इंटरनेशनल लेवल पर हर देश का दूसरे देश के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है, दैट में से एक कनेक्शन होता है जहां पर कोशिश की जाती है कि जो भी अपने टाइज हैं उनको बेहतर किया जाए। और इसी चीज के रिगार्डिंग जो आपका इंडिया और फ्रांस के बीच में भी एक यहाँ पर पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड एक डेवलपमेंट देखने को मिला है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आपके जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर, उनका भी एक स्टेटमेंट आया कि ये जो टाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में कहीं ना कहीं इनहेंस करना है अपना कल्चरल बॉन्ड्स। पीपल टू पीपल कनेक्शन तो होता ही है, ताकि ये जो डेमोक्रेटिक ग्लोबल गवर्नेंस है ऑल वर्ल्ड या ग्लोबल लेवल पे, उसको भी बेहतर किया जा सके। तो इन दो चीजों को प्रमोट करने के लिए इस टाइप के एग्रीमेंट एक से दूसरे देश के बीच देखने को मिलती है। और वहीं पर इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फ्रांस के म्यूजियम डेवलपमेंट के साथ, ताकि एक वर्ल्ड क्लास म्यूजियम का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, जिसका नाम इन्होंने रखा है युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। अगर इसको देखा जाए तो ये समझ लीजिए कि जो आपका सेंट्रल विक्स्टा रीडेवलपमेंट प्लान था, दैट में जो पार्लियामेंट बनाई गई थी, उसी का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। उसी प्रोजेक्ट का समझ लीजिए कंटिन्यूएशन है, जिसमें लगभग टोटल जो एरिया कवर होगा वो 1,55,000 स्क्वायर मीटर के लगभग, जिसमें आपका दिल्ली के नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक दोनों कवर किए जाएंगे। इसको पहली बार पीएम मोदी ने अपने भाषण में अनाउंस किया था, और ये था इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो के टाइम, जो कि मई 2023 में हुआ था। लेकिन ये म्यूजियम एंड हेरिटेज कॉर्पोरेशन के तहत पहले ही साइन हो चुका था 2020 में, तो दैट मीन्स नींव भी 2020 में रखी गई थी, जिसको बाद में कहीं ना कहीं इनको अनाउंस किया गया पीएम मोदी के थ्रू। अब यहाँ पर यूनियन कल्चरल मिनिस्टर दैट मीन्स इस प्रोग्राम में कौन कौन इवेंट में मौजूद थे। तो यहाँ पर पहली बात तो यूनियन कल्चर मिनिस्टर आपके हो जाएंगे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके साथ साथ ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, फ्रांस एम्बेसडर टू इंडिया थेरी मैथ्यू, एंड यूनियन कल्चर सेक्रेटरी अरुणेश चावला भी इसका हिस्सा बने थे। तो ये तीन नाम हो गए यहाँ पर। अब आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया एम्बेसडर, इंडियन वो पर्सन कौन है जो दैट मीन्स फ्रांस में डिप्लॉयड है इंडिया की तरफ से। तो ये एक आपके लिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आया कि जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि फ्रांस का एम्बेसडर इंडिया में थेरी मैथ्यू है, वैसे ही इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस कौन सा पर्सन है, ये आप मुझे यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद अगर बात करें कि इसके साथ ही जैसे हमने दो ब्लॉक्स का नाम लिया भाई, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है। तो अगर साउथ ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर दो लोगों का लोकेशन है, दैट मीन्स स्टे करते हैं, एक एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एज वेल एज डिफेंस मिनिस्टर। ये दोनों लोग यहाँ पे दिख जाएंगे। नॉर्थ ब्लॉक की बात करें, दैट मीन्स मिनिस्ट्री कहाँ कहाँ है उनकी बात हो रही है। तो नॉर्थ ब्लॉक में आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑफिस एज वेल एज होम मिनिस्ट्री का ऑफिस देखने को मिलेगा। ये जो टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स है, अगर इनकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो आप भी जानते हैं कि रायसीना हिल्स पर आपका राष्ट्रपति भवन है, जिसे पहले वायसराय हाउस कहते थे। तो ये एक आर्किटेक्चरल दैट मीन्स लैंडस्केप का ही बेहतर एग्जाम्पल रहा है। जब न्यू दिल्ली को एज अ कैपिटल घोषित किया गया था 1911 में, जब दिल्ली दरबार हुई थी, और तब से दैट मीन्स ये सब सारी चीजें आपके एक इम्पोर्टेंट, जिसे आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जहाँ पर सारी पावर्स दैट मीन्स जब सारे मिनिस्ट्रीज एंड ऑल सब स्टे करते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसीलिए न्यू दिल्ली का जो डिजाइन करने का दैट मीन्स
जाता है क्रेडिट वो सर एडविन ल्यूटियंस एंड हर्बर्ट बेकर को जाता है। और टाइम पीरियड लगभग यहाँ से यहाँ तक था। दैट मीन्स इसको पूरा फॉर्म करने का, एस्टेब्लिश करने का टाइम पीरियड 1911 से 1931 तक के बीच में दिया। इस प्रोजेक्ट को दो फेज में पूरा किया जाएगा, जिसमें से नॉर्थ ब्लॉक का ट्रांसफॉर्मेशन जून 2026 तक किए जाने की उम्मीद है। तो दैट मीन्स ये काम तब तक पूरा हो जाए। तो ये था इंडिया और फ्रांस के बीच में म्यूजियम डेवलपमेंट करने के लिए किया गया एक एग्रीमेंट। बढ़ते हैं दूसरे न्यूज की तरफ। तो यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स है। यहाँ एक सिंपल सी चीज है, स्टे सेफ्टी सस्टेनेबिलिटी ऑलवेज। तो इसे आप चाहे थीम बोल लीजिए, चाहे पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम का मोटो बोल लीजिए। तो यहाँ पर एक लाइन में सीधा आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ये थीम या ये मोटो पर्टिकुलर किस डिपार्टमेंट का है या किसने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्शन प्लान, जिसमें लगातार विकसित भारत का नाम आ ही रहा है कि 2047 तक विकसित भारत डेवलप करना है। तो डेवलपमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम ही था केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री सेफ्टी। और ये कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। और इन्हीं की तरफ से ये आया है सेफ्टी फर्स्ट, लोगों की सुरक्षा पे भी ध्यान देना, एज वेल एज सस्टेनेबिलिटी, जो लॉन्ग टर्म सस्टेन हो, प्रोटेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, मतलब इन्वायरमेंट पे भी फोकस है और पीपल पे, उनकी सेफ्टी पर फोकस है ये। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर ओवरऑल बात की जाए किस चीज से प्रोटेक्ट और सेव करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो मेजर एक्सीडेंटल हैजार्ड्स हैं, जो केमिकल और प्रोडक्ट से रिलीज होते हैं, तो उनसे लोगों को सेफ्टी दिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बात करें इसी से रिलेट, जैसे अब जैसे पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड होते हैं, तो अभी आपने देखा होगा फार्मर्स की को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो इसीलिए अभी क्या लॉन्च किया गया? कृषि कवच लॉन्च किया गया। कृषि कवच अभी आपने देखा ही होगा। तो फार्मर्स के लिए कृषि कवच लॉन्च किया गया था, एक टाइप का कॉस्ट्यूम बोल लीजिए, जिसकी कीमत लगभग 4,000 रुपए पर कॉस्ट्यूम थी। तो सेम वैसे यहाँ पर भी सेफ्टी को दैट मीन्स प्राइमरी पर रखा गया है और यहाँ पर भी सेफ्टी की बात हो रही है। अगली न्यूज देखा जाए तो यहाँ पर एक डीआरडीओ एंड इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इवेंट हुआ है। अब यहाँ पर मेन फोकस किस पे है देखिएगा। डीआरडीओ और इंडस्ट्री एकेडमिया, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इन्होंने एक इवेंट कराया जिसका नाम था डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया। फुल फॉर्म जरूर याद रखें, ग्लोबल अप्रोच टू रेडीनेस ऑफ इंडिजीनस मिलिट्री एप्लीकेशन। और इसका शॉर्ट में नाम है दिया, डीआईए, दैट मीन्स डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी और गरिमा। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ? आईआईटी दिल्ली में। तो एक कुल मिलाकर एक आपको ऐसा अप्रोच विकसित करना है ताकि इंडियन मिलिट्री के डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस में हेल्प हो पाए ग्लोबल लेवल पर। दैट मीन्स प्रिपेयर खुद को कराना है या प्रिपेयर खुद को रखना है। और इसी के तहत एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुए, मतलब तीन लोगों के बीच, एक कौन? डीआरडीओ हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया और डिफरेंट इंडस्ट्री पार्टनर्स के लेवल पर। जो भी काम की चीजें होंगी, जो भी चीजें आप डेवलप करते हैं, वो कहीं ना कहीं इंडियन मिलिट्री के हेल्पफुल हो पाए, यूज हो पाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो पाए, चाहे वो किसी भी टाइप का डेवलपमेंट हो पाए। इसीलिए इस चीज को यहाँ पर किया गया, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आर&डी एंड चेयरमैन डीआरडीओ के, जिनका नाम क्या है? समीर वी कामत। तो ये नाम जरूर याद रखेंगे, चेयरमैन का नाम पूछ लेता है, समीर वी कामत। और आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर जो कि डायरेक्टर है, रंजन बनर्जी। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर इनका डेवलपमेंट देखने को मिला है। इसी का एक एग्जांपल लें कि कैसे डेवलपमेंट के लिए काम करती है सरकार। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले डीआरडीओ ने लॉन्च ही किया था अभेर, एक एग्जांपल है। तो इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, जिसका नाम है एडवांस बैलिस्टिक हाई एनर्जी हाई एनर्जी डिफेंस सिस्टम। तो दैट मीन्स ये सारी चीजें यहाँ पर बनाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर भी इंडस्ट्री इन्वॉल्व होगी, डीआरडीओ इन्वॉल्व था। ये टाइप का क्या है, इसको ये याद रखिएगा, बुलेट लाइट वेट बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट है। तो ये इसका नाम ही रख दिया गया अभेद। ठीक है। तो ये एग्रीमेंट डीआरडीओ और अलग अलग पार्टनर्स के साथ किया गया, जिसमें आईआईटी दिल्ली भी है।
अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो कि पीएम मोदी के थ्रू हर साल कराया जाने वाला एक इवेंट है, जिसमें लोगों से बच्चों से बात कर कर अ, बात की जाती है, जिसका मेन एम होता है कहीं न कहीं स्ट्रेस, जो एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस है उसको कम किया जा सके। इसके साथ-साथ बच्चों को एनकरेज किया जा सके, कई बच्चे डर जाते हैं कि भाई एग्ज़ाम आ गया, फ़ोबिया हो गया एग्ज़ाम का, तो उस सारी कंडीशन से कैसे आप निपट सकते हैं, तो उसको कहीं दैट मीन्स मिटिगेट करने के लिए एक पहल शुरुआत की थी आपके पीएम मोदी जी ने। और इसका मेन एम यही है कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि सेलिब्रेट लाइफ एज़ अ उत्सव। तो बिल्कुल बर्डन नहीं है, ये एक लाइफ का पार्ट है, जहाँ पर आप चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, तो इसीलिए ये परीक्षा पे चर्चा कराई जाती है। जिसका 8th एडिशन होने वाला है जनवरी 2025 में जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है, वो आप mygovernment.in पर कर सकते हैं 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी 2025 के बीच में। और रजिस्ट्रेशन की पूरी लिंक यहाँ पर दी गई है, तो अगर अ, ये इससे आप अवेयर भी रहें, और अगर किसी को इस टाइप की में दैट मीन्स पार्टिसिपेट करना है, तो वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे बात आई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। अब देखिए यहाँ पर क्या डेवलपमेंट है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये नाम ही आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका नाम आपने कई जगह देखा होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब जब बात आप एशियन डेवलपमेंट बैंक की करते हैं, तो इसका एक रीजनल बैंक है। पहली बात तो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और इसके कई सारे डेवलपमेंट देखने को मिले विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, चाहे वो त्रिपुरा में वाटर मैनेजमेंट के लिए दिया जाने वाला फंडिंग हो जाए, चाहे अमरावती डेवलपमेंट के लिए दिया जाने वाला हो जाए, इससे पहले उत्तराखंड में भी दिया गया था। तो इस सारे टाइप की जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसमें एडीबी का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो यहाँ पर एडीबी और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में लगभग 42 मिलियन डॉलर का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, ताकि जो आपके कोस्टल और रिवर बैंक नदी के किनारे के एरिया उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, और एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सके, जिसका फायदा लोकल कम्युनिटीज एज वेल एज नेचुरल इकोसिस्टम को होए। और ये पर्टिकुलर किस स्टेट के लिए दिया जाने वाला फंडिंग है, तो यहाँ पर जिस एरिया को डेवलप करने की बात की जा रही है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। और ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये जॉइंट सेक्रेटरी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, मिस जूही मुखर्जी, एज वेल एज कंट्री डायरेक्टर ऑफ एडीबी जो कि इंडिया मिशन पर है, जिनका नाम है मिस मियो ओका। ये दो नाम यहाँ पर जरूर याद रखें, मिस मियो ओका, कि भैया इंडिया की तरफ से या एडीबी के रिप्रेजेंटेटिव इंडियन मिशन के लिए कौन है, तो मिस मिया ओका का नाम है। अब देखिए यहाँ पर अगर मोटी मोटी बात की जाए कि किस चीज को प्रमोट करने की बात है, तो एक तो जो भी इन्वायरमेंटल चीजें लॉस हुई उनको रिस्टोर करना है, एज वेल एज ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि आप चीजों को स्टेबलाइज कर पाए। और तीसरा फोकस किस पे है, प्रोटेक्ट लाइवलीहुड ऑफ द कोस्टल कम्युनिटीज, तो जिस पे वो डिपेंड रहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जा सके ताकि उनका लाइवलीहुड चलता रहे। तो ये सारी चीजों को फोकस करके बनाया गया। अब इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि देखिए अगर किसी भी टाइप का इन्वायरमेंटल लॉस होता है, तो पहली बात तो क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज की दिक्कत है, कहीं ना कहीं उसको सॉल्व किया जा सके। दूसरा, सी लेवल जो राइज हो रहा है, उसको भी कम करना है वार्मिंग की वजह से। और कहीं ना कहीं ये जो एक्सट्रीम वेदर की कंडीशन आ रही है, जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है या ऑल अदर चीजों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं सॉल्व किया जा सके। इसीलिए इस टाइप का एग्रीमेंट एडीबी के साथ किया गया, और स्पेशली किस स्टेट के लिए, तो महाराष्ट्र के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, इसमें कई सारे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और ये कुछ समय पहले सरकार ने लॉन्च किया था ई श्रम पोर्टल, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर है। पहली बात तो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, जिनका पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड नहीं है, एक फिक्स सैलरी नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का पार्ट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू रिकॉग्निशन और रिवोल्यूशनरी जर्नी है। अब ये जर्नी कैसे बनी रिवोल्यूशनरी, तो उसी के बारे में हम लोग बात करें।
तो देखिए, सबसे पहली बात, ई श्रम पोर्टल एक सरकार का इनिशिएटिव लिया गया था ताकि अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स जो है उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट और एम्पावर किया जा सके, जो कि कहीं ना कहीं आपके देश की इकोनॉमी के बैकबोन है। इसको सरकार ने, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया था 26 अगस्त 2021 को। अब देखिए, अगर मोटी मोटी बात की जाए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, तो देखिए, एक पार्ट तो ये कि जब कहीं ना कहीं ये नेशनल डेवलपमेंट में इंक्लूड होंगे, कोई जॉब करेगा, इनकम होगी, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ पर, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। और इसीलिए सरकार ने इस टाइप की चीजों को लॉन्च किया है ताकि उनके लिए डेटाबेस कलेक्ट करना और उनको जो भी सरकारी स्कीम्स का फायदा होता है डायरेक्ट उन तक पहुंचाना, ये आसान होता है। और इसीलिए इस पोर्टल को डिजाइन किया गया है ताकि एक तो नेशनल डेटाबेस तैयार किया जा सके, जो डायरेक्ट लिंक होगा उनके आधार के साथ साथ, जिससे जितनी भी सरकार की वेलफेयर स्कीम से उनको ढूंढना ना पड़े और टारगेटेड मैनर में लोगों तक पहुंचा पाए। तो कोई भी बीच में थर्ड पार्टी ना हो और किसी का कोई करप्शन इन्वॉल्व ना हो, तो इसीलिए ये सब सारी सारी चीजें सरकार ने लॉन्च की है। अब देखिए, पूरी तरीके से जो रजिस्ट्रेशन है ई श्रम पोर्टल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी तक हमने देखा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर के लिए सिंपल सा आप रजिस्ट्रेशन करिए और आपको सरकार की जितनी भी स्कीम्स है उसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से सरकार ने फ्री रखा है। इसके लिए लगभग 704 करोड़ रुपए सरकार ने फंडिंग भी की है, लगभग 5 सालों के लिए, 19-20 से 24-25। और दिसंबर तक लगभग अभी तक 30 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है। और इसके लिए ई श्रम पोर्टल पे लोग जाके विजिट कर सकते हैं, इवन अपने नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर और स्टेट सेवा केंद्र में भी जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब ये डेटा देख सकते हैं कि कितने लोग इससे जुड़े हैं। दैट मीन्स एक मेजर इनको बेनिफिट होने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव हैं जिसका मेन फायदा यही है कि लोगों तक उसका, दैट मीन्स, बेनिफिट पहुंचे। तो मेल्स में लगभग इतने लोग हो गए, फीमेल्स की कैटेगरी में इतने हो गए, और अदर्स में लगभग 7,263 लोग हो गए। अगर बात की जाए कि मेन ई श्रम पोर्टल का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहली चीज तो एक सेंट्रलाइज डेटाबेस तैयार करना है। दैट में सरकार के पास डेटा रहेगा तो सरकार को ये पता रहेगा कि हाँ भाई, हमारी स्कीम का फायदा कितने लोगों तक डायरेक्ट पहुंच पा रहा है। और ये तभी हो पाएगा जब सरकार के पास एक कन्फाइंड डेटा रहे। और इसीलिए, ताकि जो भी सरकार की पॉलिसी है उसको इफेक्टिव मैनर में इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को भी बढ़ावा मिले, लोग एक्सेस कर पाए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कंस्ट्रक्शन हो, डोमेस्टिक वर्क हो, स्ट्रीट वेंडिंग हो, जैसे आत्मनिर्भर भारत हो गया, वेंडर्स स्कीम हो गया, फसल बीमा योजना हो गया। तो सरकार को एक डेटा कलेक्ट हो पाए कि हाँ भाई, फायदा लोगों तक पहुंच पा रहा है। इसी के साथ साथ जॉब मैचिंग, स्किल डेवलपमेंट भी हो पाए, जैसे मनरेगा में इंसान जुड़ गया, कई सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें लोग ऐड हो गए। लेबर मार्केट रेजिलियंस फ्लेक्सिबल बनाया जा सके ताकि इकोनॉमी में हेल्प हो पाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एज वेल एज डिजिटल पेमेंट से कनेक्ट हो पाए, उनका भी एक अकाउंट हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि व्यक्ति बैंकिंग सर्विस से कहीं ना कहीं अटैच हो, ताकि जो भी सरकार की वेलफेयर स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डायरेक्ट उसके अकाउंट में आए, कहीं ना कहीं बीच में थर्ड पार्टी के पास ना जाए। तो कुल मिलाकर एक ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर मोस्ट सरकार का फोकस रहा है एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी, एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी। दूसरी चीज रही है जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप की जाए, लोगों को जॉब भी मिले। तीसरी चीज रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन पर फोकस किया जाए। और चौथी चीज रही है कि एक रेजिलियंट लेबर इकोसिस्टम तैयार किया जाए, इकोसिस्टम। आगे देखें इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहली बात तो की फीचर्स, किस पे ये काम किया जा रहा है। पहली चीज, यहाँ पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। सिंगल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो अभी आपने पढ़ा, एकदम सिंपल है। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, कई सारे लैंग्वेज में लोगों को सपोर्ट मिल जाएगा। ग्रेवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो अपनी शिकायत भी यहाँ दर्ज करा सकता है। इसके साथ साथ इंटीग्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट, मतलब जॉब तो मिलेगी, स्किल भी डेवलप करने के चांसेस हैं। फैमिली डिटेल्स भी माइग्रेंट वर्कर्स की होगी ताकि लोगों को एक जगह पर सारी चीजें मिल पाए।
डेटा शेयरिंग किया जाएगा वेलफेयर बोर्ड के साथ और डेटा शेयरिंग पोर्टल भी डेवलप किया जाएगा। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्या क्या है? पहली चीज तो एज 16 से 59 साल के बीच में होनी चाहिए। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हो, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, डेली वेजेस पे काम कर रहे हो, या गिग वर्कर्स जैसे जोमेटो एंड स्विगी वाले। आधार कार्ड हो, अपने अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। और नॉट बी ए मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया, मतलब किसी भी सरकारी योजना के तहत ये ईपीएफओ या ईएसआईसी का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो आधार नंबर, मोबाइल नंबर, 16 to 59 ईयर, बैंक अकाउंट डिटेल। की डेवलपमेंट की बात करें कि अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, देखिए सरकार का एक ब्रॉडर पर्सपेक्ट रहा है इस चीज को लेकर, तो इसीलिए पहली बात तो इसे गति शक्ति पोर्टल, अब गति शक्ति में जैसे लैंड बेस, वाटर बेस, एयर बेस डेवलप किया जा रहा है, प्लस लॉजिस्टिक्स पे सरकार का ध्यान है। तो ई पोर्टल को इससे कनेक्ट किया गया है ताकि इन सारी चीजों में भी रिक्वायरमेंट को पूरी किया जा सके। इसे इंटरनेशनल रिकग्निशन भी दिया गया। और एक चीज और, गति शक्ति में दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो सरकार को फोकस करना ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वर्कफोर्स को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, इस पर पूरा सरकार ने ध्यान दिया है। इसके बाद इंटरनेशनल रिकग्निशन किस हिसाब से, मतलब इसे ग्लोबल पहचान दी गई है क्योंकि एक हेल्पफुल ये क्रिएट हो पाया है किसके लिए? लेबर मार्केट चैलेंजेस के लिए। लेबर मार्केट चैलेंजेस को भी इसने कई हद तक सॉल्व किया है, और इसीलिए जो 112 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ कराई गई थी? जेनेवा में। तो वहां पर इसे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया। इसके साथ साथ जो आपका फोर्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, और ये पर्टिकुलर किससे रिलेटेड है? G20 से। तो वहां पर भी इसे टेटनेस सपोर्ट किया गया था। इसके बाद इंटीग्रेशन विद अदर पोर्टल, इसमें कहा गया है कि लगभग 12 सरकार की स्कीम्स के साथ जो अलग अलग स्कीम्स हैं उसका फायदा लोग उठा सकते हैं एक ही पोर्टल से, तो यहाँ पर उसको भी इंटीग्रेट किया गया। ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन। वन स्टॉप सोल्यूशन की बात की जाए तो एक सीधी सी बात यह है कि जितनी भी आ, किसी भी टाइप की अगर आपको कोई भी ग्रेवियांस या सारी चीजें क्रिएट होती हैं तो उसका आप एक ही पोर्टल पे जाके सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हो, और इसीलिए इसको सरकार ने 21 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था। अच्छा, एक चीज अगर और देखें कि इंटीग्रेशन विद अदर पोर्टल, जैसे एग्जांपल की बात की जाए कि 12 स्कीम्स है, अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक एक चीज हम लोग ऐड कर लें, एक एग्जांपल जैसे मान लीजिए सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस, नेशनल कैरियर सर्विस की सुविधा यहाँ पर मिल गई, एक तो ये समझ लीजिए। दूसरा, मान लीजिए सरकार ने जैसे लॉन्च किया था एक स्कीम थी पीएम श्रम योगी मानधन, ये भी यहाँ पर दैट मीन्स लिस्टेड है, जिसके तहत लोग अपना डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके फायदा उठा सकते हैं। तो श्रम योगी मानधन, अब जैसे श्रम योगी मानधन का नाम आया तो इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल बता दे रहा हूँ। इसका फायदा 18 से 40 साल तक के लोग उठा सकते हैं, दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मंथली आपको 3,000 रुपए मिलेगा। आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर, 60 साल के बाद 30,000 रुपए। यहाँ पर भी एक अपना यूएएन जो आपने पढ़ा अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा। इसमें 50% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, एंड 50% कंट्रीब्यूशन जो बचा हुआ है वो वर्कर्स की तरफ से किया जाएगा। तो एक टाइप का समझ लीजिए, एक पर्टिकुलर एज के बाद भाई उनको एक असिस्टेंस मिल जाएगा इनकम से रिलेटेड। इसके साथ साथ केवल आप डेट मीन्स पर्टिकुलर सेंटर एंड ऑल जगह जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं, इसको आसान बनाने के लिए सरकार ने उमंग मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। दैट मीन्स आप मोबाइल से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए फैसिलिटीज दी गई है फॉर देयर रजिस्ट्रेशन, और लगभग मोबाइल से 19,000, लगभग 50 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उमंग एप्लीकेशन के थ्रू। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सरकार ने डेटा दिया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से आया है कि वो कौन से स्टेट है जहां पर ई श्रम के रजिस्ट्रेशन अभी तक हाईएस्ट हो गए हैं। तो एक तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल है, एमपी है और महाराष्ट्र है। तो नंबर 1 पे यूपी है, आप इसे देख सकते हैं मैप में भी। तो ये सारी चीजें सरकार ने लॉन्च की है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। देखिए यहाँ पर एक न्यूज है, मीटिंग से इंपॉर्टेंट है। 195 मीटिंग हुई है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की। इसमें कहीं ना कहीं क्योंकि बजट आने वाला है, तो क्या क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट रही है पर्टिकुलर
स्कीम्स एंड ऑल से रिलेटेड कितना फायदा लोगों तक पहुंचा, इस पे डिस्कशन पूरी तरीके से किया जाएगा। और इसको जो चेयरमैनशिप, इसकी जो अध्यक्षता की है, वो अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर मनसुख मांडवी ने की है। तो इस चीज को जरूर याद रखें। इसके बाद एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, कई सारी इंडेक्सेस हमारे पास आती है साल भर में। इसमें से ये इंडेक्स आई है, इंडियाज रैंकिंग इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। सबसे पहली बात, इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। इसमें लगभग 119 कंट्रीज का डेटा होता है, जिसमें इंडिया की रैंक इस बार 39 आई। आप थोड़ा सा कंपेयर करके भी पढ़ेंगे कि प्रेजेंट ईयर में तो जो रैंक रही है वो तो रही है, प्रीवियस ईयर में भी इंडिया की रैंक कितनी रही। तो एक्चुअली ये बाइनियल डेटा है, द्विवार्षिक डेटा दिया जाता है। और इसीलिए पिछले साल की बात करें, दैट मीन्स 2021 में इंडिया की रैंक 54 थी, लेकिन मेथोडोलॉजी में कुछ रिवीजन करने के बाद इंडिया की रैंक 38 आई थी। तो दैट मीन्स अगर ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया की रैंक एक पायदान नीचे गिरी है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने दैट मीन्स इस चीजों को बढ़ाने के लिए, ताकि इंडिया में का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर बेहतर हो पाए, तो इन्होंने स्वदेश दर्शन स्कीम, प्रसाद फुल फॉर्म जरूर याद रखें, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन एंड असिस्टेंस टू सेंट्रल एजेंसीज फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके, इसलिए इस टाइप की स्कीम लॉन्च की है। और ये डेटा टोटल 119 कंट्रीज का आता है। इसके बाद अगर देखें इसमें, तो क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए या टूर एंड ट्रेवल बेहतर करता जा रहा है, तो इसमें क्योंकि उसका रीजन भी कई सारे हैं। जैसे हमारे यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें 43 है, जिसमें से 56 मतलब पोटेंशियल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कि हाँ आगे इंक्लूड होगी, तो इन्हें भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड कर लिया जाएगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लगभग 3500 मॉन्यूमेंट्स हैं, जो कि अपने अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो कि इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को दिखाता है, जो कि हमारा ग्लोबल स्ट्रेंथ बनकर आएगा। और इसीलिए लोगों की असेसिबिलिटी बढ़ पाए, लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए, तो सरकार ने डिफरेंट लोकेशन को कनेक्ट करने की बात कही है। और इसीलिए हाई स्पीड ट्रेन लाइक वंदे भारत, लगभग 150 न्यू एयरपोर्ट और 500 न्यू एयर रूट्स बनेंगे। अच्छा, इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा एडिशनल देखें कि टॉप 5 भी अब आजकल पूछ लेता है एग्जाम में आपके, तो नंबर 1 पे यहाँ पे रहा है यूएस, नंबर 2 पे रहा है स्पेन, नंबर 3 पर बात आती है जापान की, चौथे नंबर पे फ्रांस डेस्टिनेशन के मामले में, और पांचवें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया रहा है। और इंडिया के भी आपने रैंक देखी कि इंडिया किस पे रहा है, 39 पे रहा। तो इंडिया इस साल 39 पे है। और अगर लास्ट की बात करें, तो लास्ट यहाँ पर माली का नाम आया है, जो कि सब सहारन अफ्रीका का पार्ट है, सब सहारन अफ्रीका। तो ये जरूर याद रखें, पहला और आखिरी, और फिर इंडिया की रैंक प्रीवियस और प्रेजेंट में क्या रही है। अगेन यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम आया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लगभग $350 मिलियन का लोन साइन किया है। और ये लोन पर्टिकुलर किसके लिए है? अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। तो इसीलिए इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें। स्माइल प्रोग्राम किस चीज से रिलेटेड है? तो स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम। लॉजिस्टिक का सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए वेयर हाउस डेवलपमेंट करना, उनकी कनेक्टिविटी डेवलप करना। दैट मीन्स प्रोडक्शन से लेकर उनके कंजम्पशन तक जितनी भी चीजें इसके बीच में आते हैं, सब लॉजिस्टिक्स का पार्ट है, समझ लिए। तो ऐसे चीजों को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसीलिए सरकार ने, दैट मीन्स इंडियन गवर्नमेंट ने एडीबी के साथ मिलकर इतना एक प्रोजेक्ट साइन किया। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड एडीबी के साथ हुआ है। ये टाइप का पॉलिसी बेस्ड लोन है, जो गवर्नमेंट के दैट मीन्स डिफरेंट सेक्टर्स को, या जो कि लॉजिस्टिक सेक्टर से रिलेटेड है, उनको बढ़ावा देना या वाइड करना या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए इस इनिशिएटिव को दिया जाने वाला सपोर्ट है। ठीक है, तो इस टाइप की चीजों को याद रखें। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के तहत, जो कि सरकार का मेन प्रोग्राम भी रहा है, इसीलिए इंडिजनाइजेशन और मेड इन इंडिया, ये सब सारी चीजें प्रमोट की जाती है। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने लगभग 7,629 करोड़ लार्सन एंड टर्बो के साथ एग्रीमेंट साइन किया, ताकि K9 वज्र टी, जो कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड
ट्रैक्ड आर्टिलरी गन्स है इंडियन आर्मी के लिए, उसको प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर एग्रीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ किया गया। टोटल रुपए 7,628.70 करोड़। इसके बाद ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा आया है टाइम, क्योंकि पर्टिकुलर डेटा ये अपडेट होते रहते हैं। तो इसमें एक नाम आया है जैम। दैट मीन्स ये ट्राइनिटी है जिसमें तीन चीजों का कोलैब कह लीजिए, या तीन चीजों का आप दैट मीन्स एक बेस देखते हैं। जन आधार, जनधन, आधार एंड मोबाइल। और ये तीनों यूज एक डिजिटल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बना है, जिसमें तीनों चीजों पर फोकस की गई है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब लोगों को बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट किया ही जाए, भाई मोबाइल के थ्रू आप अपना बैंक चला सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तो वो डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में जाए, ये तभी होगा जब उनका अकाउंट हो। और जब थर्ड पार्टी रिमूव हो गई, तो भाई करप्शन फ्री भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजों के लिए अब इसी में जो जो अभी रिसेंट में डेवलपमेंट हुई है उसका अपडेट सरकार ने दिया है। जैसे कि आयुष्मान भारत, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का मेडिकल असिस्टेंस दिया जाता है, और इसीलिए इसे कहा गया हेल्थ केयर एक प्रोग्राम है। जनधन अकाउंट की बात की जाए, जो दैट मीन्स जो भी लोअर है, मतलब लोग, तो उनके लिए जनधन अकाउंट दिया गया। जीरो फायदे दिए जाते हैं, कई सारे फायदे इन द सेंस कि रुपए कार्ड तो दिया ही जाएगा आपको, सेविंग अकाउंट है ही है, इसके साथ साथ ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी दी जाती है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत प्रोवाइड की जाती है। तो लगभग अभी तक 54 करोड़ जनधन अकाउंट, ये अपने आप में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो कि लगभग जब से इसकी शुरुआत हुई उससे 15 गुना ज्यादा है। रुपए कार्ड्स की बात की जाए, जनधन योजना के तहत लगभग 37 करोड़ जनधन अकाउंट दिए जा चुके हैं। 2023-24 के हिसाब से यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में इंडिया ने काफी प्रमोट किया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लगभग 200 लाख करोड़, जो कि 2017-18 से 138% ज्यादा है। और देखिए, यूपीआई को कई सारे देशों ने एग्रीमेंट तो साइन किया, लेकिन बिकेम ऑपरेशनल जब भी आएगा, तो सरकार के डेटा के हिसाब से 7 कंट्रीज में ये अभी ऑपरेशनल है। और ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट का लगभग 40% केवल यूपीआई के थ्रू किया जाता है। आयुष्मान कार्ड की बात करें तो लगभग 36 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया जा चुका है, जिसमें टोटल 29,929 हॉस्पिटल है, जिसमें से लगभग 13,222 प्राइवेट हॉस्पिटल है। देखिए कितना अच्छा इनिशिएटिव है। दैट मीन्स जो गरीब आदमी सोचता भी नहीं था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है, तो आज उसकी भी रीच प्राइवेट हॉस्पिटल तक हो गई है, और एक बेहतर सुविधा और बेहतर हेल्थ केयर वहां से वो दैट मीन्स उसे मिल सकता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें लगभग अभी 33 स्टेट्स एज वेल एज यूटीज इंक्लूडेड है। तो इसी चीज का डेटा सरकार ने दिया है, तो इसको यहाँ पर याद रखिएगा। इसके साथ साथ दैट मीन्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइनली अल्ट्राटेक सीमेंट का एक्विजिशन इंडियन सीमेंट लिमिटेड के साथ फाइनल कर दिया है। और यहाँ पर सीसीआई, दैट मीन्स कहीं भी एक्विजिशन होता है तो वहाँ सीसीआई का नाम आता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसी की हेड जो चेयरपर्सन है इस टाइम, वो आपकी चेयरपर्सन कौन है? रवनीत कौर। तो रवनीत कौर चेयरपर्सन है सीसीआई की, और फाइनली यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का एक्विजिशन इंडिया सीमेंट लिमिटेड के साथ हो गया है। तो इन दोनों का एक्विजिशन याद रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 नंबर के हिसाब से, जो कि पेरिस में ऑर्गेनाइज की गई थी 2015 में, वहां पर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज जैसी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसका नाम इन्होंने रखा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसीलिए ये एकमात्र दैट मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, और वो कहाँ पर? हरियाणा, दैट मीन्स गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम। और इन्हीं के हेड का नाम बात करें कि अभी जो अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है? आशीष खन्ना। तो ये तो एक बेसिक सी नॉलेज हो गई। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। सोलर पैनल हो जाए का यूज करिए ज्यादा से ज्यादा, जो दैट मीन्स फॉसिल बेस्ड डिमांड है उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस किया जा सके। और इसीलिए के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड मोल्दोवन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिहाइल पॉप्सो, ये नाम जरूर याद रखिएगा।
एग्जाम में चेंज करके कि मिनिस्टर हो सकते हैं या अदर कोई मिनिस्टर का नाम, जबकि यहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी एक एग्रीमेंट साइन हो। यहाँ पर इन्होंने भी इच्छा दिखाई है कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस सिटी बेस्ड इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आईएसए का एम है लगभग 1000 यूएस बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया जा सके लगभग 2030 तक, ताकि सोलर एनर्जी को प्रमोट करें और इसका फायदा लगभग 1000 मिलियन पीपल को वर्ल्ड वाइड लेवल पर हो। और ये तभी हो पाएगा जब आप लगभग 1000 गीगावाट की सोलर एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो मोल्डोवा ज्वाइन होने के बाद, दैट मीन्स मोल्डोवा बिकेम अ 105 मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दैट मीन्स इसके पहले कौन ऐड हुआ था? अर्मेनिया 104 में। तो बैक टू बैक देखा जाए तो 99 नंबर पे स्पेन ऐड हुआ था। 100वें नंबर पे देखा जाए तो पैराग्वे का नाम आता है। 101 पर नेपाल ऐड हुआ था। 102 पर न्यूजीलैंड। 103 पर सीरिया। 104 पर अर्मेनिया और लेटेस्ट 105 पर कौन ऐड हो गया है? मालडोवा। और इसके साथ साथ इसमें क्या कहते हैं कि इसके साथ साथ लगभग इसमें 16 सिग्नेटरीज भी हैं। और ये टोटल मेंबर है 105 मेंबर एंड 16 सिग्नेटरीज। इसमें दैट मीन्स अगर टारगेट देखा जाए तो ग्लोबल सोलर फैसिलिटी जो कि लॉन्च किया गया था COP27 के तहत, ताकि इसका मेन फोकस था कि जो अफ्रीका है वहां पे भी या अंडर सर्व रीजन्स है उसमें भी कहीं ना कहीं इस टाइप की चीजें प्रमोट की जा सके। और आईएसए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसका जो कॉन्सेप्ट हुआ रखा गया था COP21 जो कि पेरिस में हुआ था 2015 के तहत, इंडिया और फ्रांस के बीच, वहीं पर इसकी नींव रखी गई थी। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ने फाइनली जून 2026 को एज अ डेडलाइन क्रिएट कहा है कि जितनी भी कंपनीज हैं वो इंडियन मेड सोलर पैनल यूज करेंगी, ना कि बाहर की कंपनियों से लिया गया। और देखिए यहीं पर इंडियनाइजेशन का दैट मीन्स फोकस किया जा रहा है, जिसे आप कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कि आप इंडियन मेड चीजों को यूज करें, ना कि फॉरेन गुड्स। तो फाइनली यहाँ पर इंडिया ने जो भी आपका सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल होता है, जिसकी अभी कैपेसिटी इंडिया में 80 गीगावाट है एंड सेल मेकिंग की कैपेसिटी लगभग 7 गीगावाट से थोड़ा ही ज्यादा है। दैट मीन्स आज भी कंपनियां लार्जली डिपेंडेंट हैं चाइनीज सेल पर मॉड्यूल बनाने के लिए, तो उसी को रिप्लेस करने की बात सरकार ने कही है। और फाइनली 2026 तक आप इसे पूरी तरीके से रिप्लेस कर दें। और इसीलिए फाइनली यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ने अपना एक अमेंडमेंट किया मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स में, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज इंडिया के जो सेल्फ रिलायंस है, जो कि ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात करता है, उसमें काफी हेल्पफुल हो पाए, उसमें काफी हेल्प मिले और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ही प्रमोट किया जाए, इसीलिए सरकार ने ये चीजें की हैं। और सरकार का यहाँ पर एक एम भी रहा है कि गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 500 गीगावाट फ्रॉम 2030 फ्रॉम दी अबाउट 156 एट प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट में 156 की जो कैपेसिटी है उसको लगभग 500 गीगावाट बढ़ाया जा सके 2030 तक। ये तभी हो पाएगा जब सोलर पैनल का एक मेजर परसेंटेज इन्वॉल्व हो दैट मीन्स एनर्जी प्रोडक्शन में। अगर करंट डेटा देखा जाए तो इंडिया की इंस्टॉल सोलर फोटोवोल्टिक सेल कैपेसिटी 5.8 गीगावाट है। इंस्टॉल सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी देखा जाए तो 63 गीगावाट है। एंड सोलर कैपेसिटी जो अभी तक इंस्टॉल हुई है वो केवल कितनी है? 92 गीगावाट है। तो 2027 तक सोलर मॉड्यूल 80 गीगावाट तक पहुंचना है। सोलर सेल कैपेसिटी 60 गीगावाट, जिसमें लगभग 30,000 करोड़ का दैट एस्टिमेशन या कॉस्ट आएगी। अब इसी में सोलर रूफटॉप को दैट में सोलर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई सारी स्कीम लॉन्च की। एक तो पीएम कुसुम। सबसे पहले आप इसका मुझे कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म बताएंगे, कोई भी स्कीम आए तो उसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो लेटेस्ट लॉन्च किया गया था सरकार के थ्रू फरवरी में, सोलर रूफटॉप एक स्कीम सरकार ने लॉन्च की थी, जिसका अगर पूरा नाम दिया जाए तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, अ, मुफ्त बिजली योजना, जो कि फाइनली गुजरात, महाराष्ट्र एंड यूपी
ये भी आया है। हाँ, इसका भी एक डेटा दिया गया है कि जो सोलर रूफटॉप के मामले में, जो कि पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत किया गया, उसमें टॉप किसने किया है? तो सबसे ज्यादा गुजरात में देखने को मिला, महाराष्ट्र में देखने को मिला, एज वेल एज यूपी में देखने को मिला। तो ये भी एक डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ सरकार ने स्कीम तो लॉन्च की ही थी। और पीएम कुसुम की बात की जाए तो 2019 में ये लॉन्च हुआ था, जिसके तहत एक मेन चीज थी कि जो डीजल का यूज करके जो किसान है या फार्म सेक्टर है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको रिप्लेस किया जाए कहीं ना कहीं सोलर पैनल, चाहे पंप से पानी निकालने के लिए हो जाए या एनर्जी क्रिएशन के लिए हो जाए, ताकि उनकी इनकम बढ़ाई जा सके, जो सोलर दैट मीन्स डीजल या पेट्रोल पे खर्च हो रहा है। और यहाँ पर एक कमिटमेंट भी इंडिया ने दिखाया है कि 2030 तक जो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन है वो 40% टोटल का नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक पावर हम जनरेट करेंगे। और ये दैट मीन्स इंडिया का जो दैट मीन्स ये जो प्रोग्राम है ये अलाइन विद द इंडिया इंडिपेंडेंट नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, आईएनडीसी के तहत लिया गया एक दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन है जो इंडिया करना चाहता है। और इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर नाम आता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। तो नोडल मिनिस्ट्री पूछी जाती है, इसको जरूर याद रखें। इसके बाद बात करें तो एक पर्सन का नाम आया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं, जिन्होंने एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए एज वेल एज बेहतर नॉलेज हर चीज का रखती थी, जिनका नाम है तुलसी गौड़ा। और इन्हीं को एक दैट मीन्स एक टाइप का क्रेडिट या ऑनर भी दे बोल सकते हैं, दिया गया एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब ही हो गया कि जो पूरी तरीके से हर चीज का जानकार है। और 86th एज में इनका दैट मीन्स एक्सपायर कर गए। तो यहाँ पर पर्सन के नाम में आपका इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिवरी में, इसमें से कौन कौन से पर्सन है। तो तुलसी गौड़ा जो कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट थी, कर्नाटक से बिलोंग करती थी, जगह जरूर याद रखें। जिन्हें ट्री गॉडेस उनकी कम्युनिटी हल्लाकी ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा बोला गया, तो हल्लाकी ट्राइबल भी समझ लीजिएगा कहाँ पर है, तो जहाँ से ये बिलोंग करते थे। और इनको लगभग 2021 में पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया था इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। इसके साथ साथ 2023 में धारवाड़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इनको ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि भी दी थी। इनका अगर क्रेडिट दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो लंबे समय तक इनका कंट्रीब्यूट रहा है, लगभग 1 लाख पेड़ पौधे लगाए हैं इन्होंने कर्नाटक में अपनी कम्युनिटी के रिजर्व, 5 टाइगर रिजर्व, 15 कंजर्वेशन रिजर्व एंड 30 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डाइवर्स इकोसिस्टम। मतलब अपनी नॉलेज का यूज करके अलग अलग चीजों तक इन्होंने एक ब्रॉड एरिया में फायदा पहुंचाया है। और दैट मीन्स क्लाइमेट के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो इनका नाम जरूर याद रखें। इसके बाद अगर न्यूज देखें हम लोग, फाइनली यहाँ पर आसाम के जो सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा, इन्होंने भूटान की 117 नेशनल डे अटेंड करने के लिए 4 डे की विजिट पर गए थे। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी चीजें निकल के आई हैं। सबसे पहली चीज है, ये एक 4 डेज की ऑफिशियल विजिट थी और वहां पर रॉयल गवर्नमेंट के इनविटेशन पे ये गए थे, दैट मीन्स भूटान का नेशनल डे 117 नंबर का। और वहां पर ये पहली बात तो भूटान के किंग जिग्मी केसर नामग्याल से इनकी मुलाकात हुई। इसके साथ साथ इंडिया और भूटान का फोकस किस पे रहा, एक तो कोलैबोरेटिव एफर्ट, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड रहे हैं, तो बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सके अपने टाइज को। भूटान के डेवलपमेंट पे भी जोर है, क्योंकि इको फ्रेंडली भी है भूटान, दैट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करता है। वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, कैसे वहां के लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके, और एक ब्रॉडर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किया जा सके, कैसे चीजों को प्रमोट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल टूरिज्म बढ़ पाए। इसके साथ साथ इन्होंने शर्मा की मीटिंग भूटानीज प्राइम मिनिस्टर दाशो सेशविंग के साथ भी देखने को मिली है, जहां पर म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड कैसे और ट्रेड रिलेशंस को बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पे भी बात हुई है। लगातार यहाँ पर असम का एफर्ट्स की बात की है, असम मेला जो कि नाम आया है, और जो एक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है, पर्टिकुलरली कोकराझार एंड गेलेफू एरिया के बीच में। तो फाइनली अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखा जाए कि भूटान का नेशनल डे जो कि वो उनके एज अ किसकी तरह मनाया जाता है, कोरोनेशन ऑफ कंट्री फर्स्ट किंग जिनका नाम था उगियन वांगचुक। तो एक्चुअली पूरी डायनेस्टी अभी वांगचुक ही चल रही है, यहाँ पर कोई दूसरा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी तक भूटान में ये पूरी तरीके से इसी डायनेस्टी का रूल देखने को मिला है। तो इसीलिए एक यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि
भूटान का नेशनल डे आप किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं दैट मीन्स वहां पर। तो एज अ कोरोनेशन ऑफ द कंट्री फर्स्ट किंग उनका राज्याभिषेक किया गया था, जिनका नाम था ओगियन वांगचुक 1907 में। और तभी से भूटान का नेशनल डे मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी रही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस की। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हम ऐसे ही नए नए करंट अफेयर्स दैट मीन्स जो भी करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट उसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।